हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज हम 24 अक्टूबर का द हिंदू डिस्कस करेंगे। ये 10 टॉपिक्स हैं। आज की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनमें सब में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए और कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो सबसे पहला ये है ब्रांड इंडिया। जो ये आप देखिए कि न्यूज़ आई है कि इंडिया मेड स्प्रे यूएस में उस एक इलनेस से, एक रेयर इलनेस से, ये मेलियोडियोसिस से रिलेट किया गया है। इंडिया की स्प्रे की वजह से ये डिसीज, रेयर डिसीज लोगों को हो रही है। तो देखिए इस आर्टिकल का ये सिग्निफिकेंस है कि ये है इंडिया की एक्सपोर्ट्स को जो है बहुत हार्म करेगा। देखिए यूएस, यूरोप वगैरह ये जो मार्केट्स होती हैं ये क्वालिटी सेंसिटिव मार्केट्स होती हैं। अगर आप प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं इंश्योर कर पाते हैं तो आप उनकी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए। इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो बेसिकली इंडियन डिमांड को मीट करके ही होती है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वर्ल्ड में बहुत ही कम हैं। तो अगर ऐसी घटनाएं वापरेंगी, तो ऐसी घटनाएं होंगी तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को और हिट किया जाएगा। आप देखिए कि कुछ दिन पहले ये देखिए यूरोप में भी एक कंपनी M&M ने अपने प्रोडक्ट्स विड्रॉ कर लिए थे मार्केट से, क्योंकि उसमें जीएम राइस के पार्टिकल्स पाए गए थे और जो जीएम राइस है वो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है ऐसा पाया गया था उनकी इन्वेस्टिगेशन में। इंडिया ने इनिशियली तो डिनाई किया, बट अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि महाराष्ट्र के एक एक्सपोर्टर ने ये जीएम गलती से जीएम राइस के सैंपल्स उसमें चले गए होंगे। चाहे गलती हुई चाहे इंटेंशनली किसी ने किया, इससे सिर्फ इम्पैक्ट जो है हमारे एक्सपोर्ट्स को होगा, हमारे फार्मर को होगा। ये देखिए यहाँ डाटा दिया गया है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस में। 65,000 करोड़ के जो है इसने राइस एक्सपोर्ट किया है। प्रीमियम बासमती हमारा एक्सपोर्ट होता है। देखिए बासमती का जियो टैग तो हमने पाकिस्तान को भी लेने नहीं दिया था, बड़ी लड़ाई की थी इसके लिए। तो अगर हम अब क्वालिटी नहीं इंश्योर कर पाएंगे तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बहुत हार्म होगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि 2006 में भी ये हुआ था कि जीएम राइस के कंपोनेंट्स पाए गए थे बायर के द्वारा। तो इस वजह से जापान, रशिया, ईयू जो यूएस से हमारा वाला राइस अपने कंट्री में इंपोर्ट कराती थी, इन्होंने वो इंपोर्ट्स बंद कर दिए। बायर को $750 मिलियन की पेनल्टी भी, डैमेजेस में भी इनको देना पड़ा। तो इससे हमारी फार्मर्स को बहुत इम्पैक्ट होगा। इसीलिए अब ये जो दोनों इंसिडेंसेस आए हैं ये हमारे एक्सपोर्ट्स को बहुत हिट करेंगे। तो आगे चल के वे फॉरवर्ड यही है कि एक तो इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से हो, जो कारण है उसको फाइंड आउट किया जाए ताकि दोबारा वैसी गलती ना हो। जो भी कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाए अगर ये इंटेंशनली किया गया है। और हमारी रेगुलेटरी रिजीम को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है कि आगे से ऐसे क्वालिटी मिसहैप्स ना हो हमारे एक्सपोर्ट्स में। तो ये दोनों एग्जांपल्स आप लिख के रखिए। आपका एक्सपोर्ट का GS3 में कभी भी टॉपिक आए कि एक्सपोर्ट इश्यूज क्या हैं, आप ये दोनों एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्वालिटी एश्योर करनी पड़ेगी अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, और ऐसी गलतियां आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये स्टबल बर्निंग पे है। स्टबल आपको पता ही होगा, जब आप पैडी की ये जो हार्वेस्टिंग करते हैं तो लास्ट में ये थोड़ा बहुत क्रॉप आउट क्रॉप सी बच जाती है, इसको स्टबल कहते हैं। तो ट्रेडिशनली फार्मर्स इसको जला देते हैं। जलाने से आप देखिए बहुत ही इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, स्पेशली दिल्ली इससे बहुत इफेक्टेड रहता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं मार्केट में लाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। एक हैप्पी सीडर मशीन आप बहुत सुनते होंगे, वो है। अब ये एक हमारे पूसा ने बायोडिकम्पोजर जो है वो बनाया है। बायोडिकम्पोजर जो होता है बायोलॉजिकल एक ऑर्गेनिज्म, एक कंपोनेंट है जो कि इसको इजीली डिकम्पोज करता है। बर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे पोल्यूशन नहीं होती। तो इसीलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो आप इसको स्टबल बर्निंग के सॉल्यूशंस में लिख लीजिए कि वे फॉरवर्ड क्या है, बायोडिकम्पोजर्स को और प्रमोट किया जाए। उसके बाद ये असम टर्मोइल। आप पोस्ट इंडिपेंडेंस उठा के देखिए अपनी बुक बिपिन चंद्रा की, उसमें आपको असम का ये हिस्टोरिकल टर्मोइल चलता रहता है असमीज और बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन के बीच में। तो अब भी वही चीज रिवाइव टाइप्स हो रही है। ये देखिए ये बराक वैली है, यहाँ पे बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, यहाँ पे असमीज पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अब इनमें लड़ाई हो रही है कि असम को बाइफरकेट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, असमीज लैंग्वेज वाली मेजोरिटी अलग कर दी जाए, बंगाली स्पीकिंग मेजोरिटी को अलग कर दिया जाए।
तो ये इसमें कहा जा रहा है। तो ये लैंग्वेज बेस्ड कन्फ्लिक्ट इसमें चल रहे हैं। आप प्लीज पोस्ट इंडिपेंडेंस जाके इस इशू की हिस्ट्री देखिए। पहले भी 1970s 80s में भी बहुत राइट्स हो चुके हैं, लैंग्वेज राइट्स। स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको कवर करना है अपनी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में, तो आप वहां जाके इसको रेफर कीजिए। तो आपको ये उस पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हिस्ट्री में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब ये इशू दोबारा से उठ रहा है, पहले भी ये हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम अब डिस्कस करने वाले वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। यहाँ हिमाचल प्रदेश की केस स्टडी प्रेजेंट की गई है कि इन्होंने इस मेथड को कैसे प्रमोट किया। तो पहले तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में आप जाके भी पढ़ लीजिएगा। ये सुभाष पालेकर साहब ने इनोवेट या इन्वेंट की थी, इनको इसके लिए पद्मश्री भी मिला था। ये नेचुरल फार्मिंग का तरीका है जिसमें आपको एक्सटर्नल कोई बजट या कोई मटेरियल नहीं चाहिए होता, इसीलिए आपका कोई खर्चा नहीं होता, इसीलिए इसे जीरो बजट कहा जाता है। और नेचुरल तरीके आप यूज करते हैं, 3 इनके मेथड से होते हैं। आप इसे प्लीज डिटेल में कीजिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ हम सिर्फ केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं एचपी की। तो एचपी ने इस मेथड को ZBNF जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये अपनी एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है प्राकृतिक खेती कौशल योजना। तो इसके अंडर इसने 1.5 लाख अपने फार्मर्स को ट्रेन किया है, जिसमें मेजॉरिटी विमेन पार्टिसिपेंट्स भी हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये नेचुरल फार्मिंग भी प्रमोट कर रहे हैं और अपनी विमेन फार्मर्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। विमेन फार्मर को प्रमोट करने के लिए इन्होंने स्पेशल ये ग्रुपिंग बनाई है, प्राकृतिक खेती महिला कौशल किसान समिति। तो इसमें ये विमेन फार्मर को ट्रेन करते हैं नेचुरल फार्मिंग के सिस्टम में और उन्हें एम्पावर करते हैं। तो आप ये एचपी की केस स्टडी दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं, इन ये नेचुरल फार्मिंग के भी एग्जाम्पल में और विमेन एम्पावरमेंट की एग्जाम्पल में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे डाटा भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो करंटली हैं रमना NV रमना साहब, ये जो आप देख रहे हैं मास्क में, तो इन्होंने कहा है कि हमें नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बनानी है। इन जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स करने की बहुत जरूरत है। देखिए आप सबने जॉली LLB2 अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी, उसमें वो शो करते हैं कि कैसे जुडिशरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर है। केस पेंडेंसी इसीलिए खत्म नहीं होती क्योंकि उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, टॉयलेट्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस अच्छे से नहीं होता। अगर ये सब नहीं होगा तो स्पीडी जस्टिस कैसे डिलीवर करेंगे। तो रमना साहब यही कह रहे हैं कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जस्टिस को एक्सेस जो है लोगों की तरफ उसको बढ़ा दिया जाए, स्पीडी जस्टिस दीजिए, टाइमली एंड स्पीडी जस्टिस डिलीवर की जाए। तो इसके लिए आप ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाइए, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में फोकस करेगा। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट डाटा दिया जा रहा है ये आपको याद करना है, टेबल की टाइप आप लिख के रख लीजिए इसे, कि इंडिया में जुडिशियल ऑफिसर्स 24,000 हैं, अप्रॉक्स 24,000 है, और नंबर ऑफ कोर्ट हॉल्स जितने हैं जहाँ पे ये बैठेंगे वो सिर्फ 20,000 हैं। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 26% कोर्ट्स में लेडीज का टॉयलेट है, 26% में नहीं है लेडीज टॉयलेट, 16% में मेल या जेंट्स टॉयलेट भी नहीं है। उसके बाद 54% कोर्ट्स में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद 27% ऑफ कोर्ट रूम्स में ही सिर्फ कंप्यूटर पड़ा हुआ है जज के सामने, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जरूरी होता है। तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जुडिशरी को कैसे प्रमोट करेंगे अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ये एक लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि इंटरनेशनल रिसर्च ने ये शो किया है कि हम जो फेल हो जाते हैं ना टाइमली डिलीवरी, अगर जस्टिस की नहीं इंश्योर कर पाते, ये हमारी एनुअल GDP को 9% तक नुकसान पहुंचाती है। देखिए जब आप देखिए स्पेशली कमर्शियल केसेस या लैंड डिस्प्यूट के केसेस वगैरह होते हैं, अगर वो जुडिशरी में पड़े ही रहते हैं तो आप लैंड को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते, लैंड पे स्टे ले लेते हैं लोग, तो लैंड यूज नहीं हो पाता, ऐसे ही बिजनेसेस रुके रहते हैं, स्टे चलती रहती है, केस पे केस चलता रहता है, तब तक वो रोक देते हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसको रोक देंगे, आपका लैंड यूज एक्टिविटी है उसको रोक देंगे। तो इससे हमारी GDP पे फर्क पड़ता है, और कितना पड़ता है कि 9% एनुअली हम अपनी GDP लूज कर रहे हैं कोर्ट केसेस में डिलेज की वजह से। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाए, वैकेंसीज जो हैं जुडिशरी में इतनी सारी उनको फिल किया जाए ताकि हम डिलेज को खत्म कर सके। तो ये पूरा डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए, और स्पेशली रमना साहब CJI ने हमारे कहा है तो ये और भी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस का टॉपिक, इस पे मैं ऑलरेडी 20 अक्टूबर को बेसिक्स बता चुकी हूँ, आप वो जाके चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी। इसमें ये हर्ष श्रृंगला साहब हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है, ये वहाँ बांग्लादेश में गए हुए हैं एक कॉन्फ्रेंस में, तो इन्होंने कहा कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस जो हैं वो इंटरनेशनल अफेयर्स में रोल मॉडल की तरह एक्ट करते हैं। ये इनकी बात कुछ हद तक सही है, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप्स हैं। मैंने उस वीडियो में बताया है कि बेसिक क्या फाउंडेशन है इंडिया की। इंडिया ने बांग्लादेश बनाने में सबसे पहले तो 1970s में हेल्प की, वो भी बहुत अच्छी स्टोरी है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, प्लीज जाके पढ़िए। इंडिया पे आपको प्राउड टाइप्स फील होगा। अभी इस डिस्कशन में उतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्टोरी जरूर बताती, आप जाके पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया चेक कीजिए। तो अब यही देखिए, ये इंडिया बांग्लादेश के बेसिक बिल्डिंग स्टोन्स है, ये मैंने डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया, आप वो जाके चेक कीजिए। बांग्लादेश की क्रिएशन में, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी चेक करने में बांग्लादेश ने हमारी हेल्प की है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 2014 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के साथ बांग्लादेश का, ट्रेड टाइज कनेक्टिविटी हो रही है, मेडिकल टूरिस्ट बहुत आते हैं बांग्लादेश से इंडिया में। तो देखिए, बांग्लादेश इज इंडियाज बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर और इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है साउथ एशिया में। ये इन दोनों के अच्छे टाइज की पॉइंट्स है, आप इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में लिखेंगे। उसके बाद इश्यूज भी अब कुछ हैं। सबसे पहला इशू तो तभी अराइज होता है कि बांग्लादेश जो है, आप देखिए मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, इंडिया जो है हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ सबसे पहला कंफ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। तो जब इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास की, तब ही बांग्लादेश के लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई थी, तब से इंडिया के रिलेशंस ज्यादा डिटेरियोरेट होने लग गए हैं बांग्लादेश के साथ। इसीलिए आप देखेंगे कि दुर्गा पूजा के टाइम ये देखिए हिंदू माइनॉरिटी पे बांग्लादेश में अटैक किए गए। ठीक है, ये दूसरा इशू हो गया। उसके बाद देखिए, बांग्लादेश की जो चाइना के साथ भरपूर कोऑपरेशन हो रही है, वो भी इंडिया के लिए बहुत कंसर्निंग है। बांग्लादेश जो है इंडिया की नेबरहुड में है, और चाइना यहाँ पे आके बैठ जाए तो इंडिया के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट से, सिक्योरिटी इंटरेस्ट से, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को हार्म करता है। तो बांग्लादेश चाइना की ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये भी इंडिया को बॉदर करते हैं। बट फिर भी इंडिया जो है अपने टाइज को मेंड करने की कोशिश कर रहा है। ये जो माइनॉरिटी पे अटैक्स हुए, इसका कोई मेंशन नहीं किया श्रृंगला साहब ने अपने टॉक्स में, इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे इश्यूज सॉल्व हों, बढ़ चढ़ के और आगे ना आए, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, पर ये इरिटेंट रहेगा दोनों के रिलेशंस में। अब इंडिया चाइना रिलेशंस देखिए, आपको पता ही है चाइना जो है हमारे इंटरेस्ट के हॉस्टाइल कंट्री है, पाकिस्तान की तरह सेमी लेवल पे आप मान सकते हैं इनको। तो देखिए, एक तरफ तो हम LAC यानी कि बाउंड्री पे बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, पर दूसरी तरफ देखिए कि इंडिया और चाइना का ट्रेड जो है वो 100 बिलियन मार्क जो है क्रॉस कर गया है। और ये इंडिया के लिए एक वरिंग सिचुएशन है, चाइना के लिए नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी जो है चाइना इंडिया को इंपोर्ट्स भेज रहा है इंडिया में, तो मतलब वो तो कमाई कर रहा है, बट इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी, इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना पे, चाइना के प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो भी रॉ मटेरियल ये मेजरली एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया की तरफ, तो वो बहुत बढ़ रहा है। ये देखिए अराउंड 70 बिलियन, 100 बिलियन का जो आप ट्रेड देख रहे हैं ना, 70 बिलियन जो है इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है सामान। तो आप देखिए, ये सिर्फ 30 बिलियन हमसे ले रहे हैं, हम इनसे 70 बिलियन का सामान ले रहे हैं। और आप देखिए, जो हमारे बेसिक APIs, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी ड्रग बनाने के लिए APIs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे 70% APIs जो हैं वो चाइना से आते हैं। देखिए, अगर किसी दिन चाइना ने ये इसकी सप्लाई बंद कर दी, तो आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, आपके ड्रग्स मैन्युफैक्चर नहीं होंगे, आपकी पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है बंद हो जाएगी। 90% हमारे सोलर कंपोनेंट्स, हमारे जो सोलर सेल्स बनते हैं ना, जो हम इतना सोलर पुश कर रहे हैं, 90% उसका रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से आता है। ठीक है, तो हम उनकी भी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे जैसे हम अपनी सोलर पावर को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे ऑटो कंपोनेंट्स भी आते हैं, और अब कोविड के टाइम पे वेंटिलेटर्स और PPE किट्स वगैरह भी हमारी डिपेंडेंस को और बढ़ा दिया है चाइना पे। तो देखिए, ये बहुत ही वरिंग सिचुएशन बन जाती है। जो चाइना है वो अपनी मार्केट ओपन नहीं करता है इंडिया के लिए, नॉन टैरिफ, यानी कि जैसे मैंने क्वालिटी की आपको फर्स्ट एग्जांपल दी यूरोप में, वो भी एक नॉन टैरिफ बैरियर होता है। टैरिफ मींस टैक्सेशन। तो दो टाइप के बैरियर्स एक कंट्री लगा सकती है अपने
कंट्री में आने वाले इंपोर्ट्स पे या तो टैक्स बैरियर यानी कि टैरिफ बैरियर्स या नॉन टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैक्स बैरियर्स। नॉन टैक्स बैरियर्स में यही होता है क्वालिटी कंट्रोल या क्वांटिटी कंट्रोल, ऐसे मेजर्स। आप जब WTO पढ़ेंगे उसकी अग्रीमेंट्स में आपको ये सब समझ आ जाएगा। तो आप बेसिक्स पे फोकस कीजिए, जब जब भी ऐसे आते हैं टॉपिक्स तो आप बेसिक्स जाके पढ़ा कीजिए, ये सब इवेंचुअली बिल्डअप हो जाएगा आपके बेसिस पे। तो आप अभी जाके WTO भी पढ़ सकते हैं आज जाके अपने घर पे टॉपिक। और वो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के 2 टॉपिक बताए आपको मैंने, असम बंगाली कॉन्फ्लिक्ट एंड बांग्लादेश वॉर, उनको भी आप कवर कीजिए, फिर आपको ये सारी स्टोरीज भी उसके ऊपर समझ आने लग जाएंगी। तो फिर चाइना अपनी मार्केट का एक्सेस हमें नहीं देता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देता है, कह देता है आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है जी, आपका ये नहीं है वो नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें इतना कुछ इनसे लेना पड़ता है और ये हमें अपनी मार्केट का एक्सेस नहीं देते हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। और एक्सपोर्ट जरूरी है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नहीं तो ट्रेड डेफिसिट जो है, इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारा बढ़ता जाएगा और ये हमारे लिए कंसर्निंग इशू है। देखिए बॉर्डर पे हम लड़ी जा रहे हैं और ट्रेड को हम रोक नहीं पा रहे। चाइना तो चाहता ही ये है कि वो बॉर्डर पे हमें परेशान रखे और इकोनॉमी पे भी उसके इम्पैक्ट ना आए, इकोनॉमी में वो कमाता रहे जैसे कमा रहा है। इंडियन मार्केट जो है बहुत ही लुक्रेटिव मार्केट है। देखिए 1.3 बिलियन की इंडिया की कंट्री है, तो हर दूसरी कंट्री के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको अपना सामान बेचने के लिए इंडिया की मार्केट कैप्चर करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जो बाकी कंट्रीज है वो इंडिया की तरफ थोड़ी झुकाव में रहती हैं, क्योंकि उनको इंडिया की मार्केट कैप्चर करनी है, इसीलिए रिलेशंस अपने अच्छे बना के रखते हैं इंडिया से। तो चाइना भी उसी तरीके से चाहता है कि इकोनॉमिक रिलेशंस तो सही रहें बट बाउंड्री पे कंफ्लिक्ट चलता रहे। पर इंडिया ने साफ मना कर दिया है भी ऐसा कुछ नहीं चलेगा, आप जैसे बाउंड्री पे बिहेव कर रहे हो हम ऐसे आपको इकोनॉमी में चलने नहीं देंगे। इसीलिए इंडिया ने इन्वेस्टमेंट फ्रंट पे चाइना पे कर्व्स लगा दिए। आप FDI अमेंडमेंट एक्ट पढ़िए, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जब गलवान इंसिडेंट हुआ था तब FDI एक्ट में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्ट में अमेंडमेंट की थी, जिससे अपनी बॉर्डर कंट्री से जो है इन्वेस्टमेंट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, उन पे एक्स्ट्रा चेक्स होंगे। तो ये बेसिकली चाइना के लिए ही बनी थी, क्योंकि पाकिस्तान वगैरह के साथ तो ऑलरेडी हमारे लॉज हैं, तो ये स्पेसिफिकली बॉर्डर कंट्री यानी चाइना के लिए बनी थी। उसके बाद हमने टेलीकॉम सेक्टर में भी 5G ट्रायल्स नहीं होने दिए चाइनीज फर्म के। हुआवे जो बहुत ही फेमस 5G की कंपनी है, उसको हमने अपने इंडिया में 5G ट्रायल्स नहीं करने दिया है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी जो इसकी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है उसको हमने कर्व किया है। ये देखिए एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग चाइना की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, वो 1 बिलियन से कम हो गई हैं सिंस 2017। दिस इज इसीलिए हो रहा है ये क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमिक कॉस्ट जो है चाइना पे डालना चाहती है। वो हमारे बॉर्डर पे जो हमें परेशानियां दे रही हैं उसके बदले में हम चाहते हैं कि चाइना को हमारी मार्केट का एक्सेस ना मिले। अगर कभी चाइना बहुत ज्यादा कुछ कर देगा तो इंडिया ये कम्प्लीटली अपनी मार्केट भी शट डाउन कर सकता है, बट दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट, क्योंकि हम रॉ मटेरियल के लिए जहां जहां इन पे डिपेंडेंट हैं वहां हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में हम कुछ कर सकते हैं, बट जहां हम इनसे रॉ मटेरियल ले रहे हैं, APIs ले रहे हैं, सोलर कंपोनेंट्स ले रहे हैं, ऑटो कंपोनेंट्स ले रहे हैं, वहां पे ये डोमिनेट करते रहेंगे हमारे ऊपर। बल्कि अगर इन्होंने कह दिया कि हम बंद कर देंगे ये आपको देना तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए इंडिया कोई एक्सट्रीम स्टेप भी नहीं ले सकता। इसीलिए आत्मनिर्भर होना, मेक इन इंडिया को सक्सेस बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंडिया ने ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम भी लॉन्च की है। ये 12 सेक्टर्स में इंडिया जो है सब्सिडी दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो ये इसीलिए बना है ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो सके और किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे। तो ये इंडिया चाइना के ट्रेड रिलेशंस के बारे में था। आपको याद रखना है कि ट्रेड जो है, बेसिकली आपको ये याद करना है कि ट्रेड जो है चाइना की तरफ स्क्यूड है। ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा बहुत ज्यादा है। 100 बिलियन का जो ट्रेड है उसमें से 70 बिलियन इंडिया इंपोर्ट करता है, और वो भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, जो कि हमें इवेंचुअली कम करना है, जिसके लिए हमने PLI स्कीम भी लॉन्च की है। कुछ इकोनॉमिक कॉस्ट इंडिया इन स्टेप्स के थ्रू इम्पोज कर रहा है चाइना पे। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।
ये नेक्स्ट टॉपिक अपना म्यांमार सिचुएशन पे है। बिगिनर्स के लिए मैं थोड़े म्यांमार के बेसिक बता दूं। ये इनके करंट मिलिट्री हेड हैं। ये इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर थी सू की। आप इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इनकी स्ट्रगल के लिए। तो देखिए, शुरू से म्यांमार जो है मिलिट्री या आर्मी द्वारा कंट्रोल्ड कंट्री रही है। इन्होंने इतने सालों से ये स्ट्रगल की है कि म्यांमार को ये डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतने साल इन्होंने जेल में बिताए हैं। तो अभी रिसेंटली ये अपने एफर्ट्स में सक्सेसफुल हुई थी। और कुछ साल पहले म्यांमार में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे जिसमें इनकी पार्टी NLD तो वो जीती थी। और ये थोड़े सालों से म्यांमार में रूल भी कर रही थी। तो अब फिर क्या हुआ कि अब इनके ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को देख के आर्मी जो है डर गई कि इनका इन्फ्लुएंस कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, इन्हें कोई पूछेगा नहीं, ये सेकेंडरी बन जाएंगे। और आर्मी नहीं चाहती कि इनकी पावर जो है म्यांमार में डिमिनिश हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको पावर से हटा दिया, जिसे आर्मी कू कहते हैं, COUP कू इसे कहा जाता है। तो इन्होंने इन्हें हटा दिया और खुद पावर में आ गए। इन्हें जेल में डाल दिया, कुछ करप्शन के केसेस लगा के इनके ऊपर। तो अब क्या हो रहा है कि जो भी इन आर्मी के एक्शन को अपोज कर रहा है तो उन पे या तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है या गोली मार दी जाती है। तो ये सब ब्लडी क्रैकडाउन जो है वो चल रहा है म्यांमार में। तो ये उसके बारे में UN ने अपनी रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की है। म्यांमार की जनरल सिचुएशन आपको बता दी। बाकी एक रोहिंग्या मुस्लिम्स का भी इशू जो चलता रहता है। म्यांमार जो है बुद्धिस्ट डोमिनेंट जो है स्टेट है या कंट्री है। और यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स के होने से इनको इशू होता है। तो आर्मी उन पे भी क्रैकडाउन करती है। इन पे भी सूकी पे भी ये जो है एलिगेशंस लगी हैं कि ये इनको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ नहीं कर पाई हैं। ये अपने रूल में इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। इन पे रोहिंग्या मुस्लिम्स पे तब भी बहुत अटैक होते थे। इसीलिए ये भी कहा जा रहा था कि इनका नोबेल प्राइज जो है वो वापस ले लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पे पीस सबके लिए इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं इंश्योर कर पाई। तो ये सेकेंड इशू है म्यांमार का। बेसिक्स बता दिए मैंने आपको। अब आप म्यांमार जब पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको समझ आने लग जाएगा। आप बाकी डिटेल में जाके पढ़िए। नेक्स्ट ये ड्रग ट्रैफिकिंग पे आया है आर्टिकल। इसमें आपको जो ये शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का इशू चल रहा है, आपको सिर्फ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में सब कुछ पढ़ना है। इसमें प्री पे क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में भी अगर ड्रग ट्रैफिकिंग पे कोई क्वेश्चन आया तो आपको NCB मेंशन करना ही चाहिए, उसके सॉल्यूशंस या जो भी आप जहां भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद NDPS एक्ट भी आपको देखनी है। इसमें इसी एक्ट को क्रिटिक किया जा रहा है इस आर्टिकल पे। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी पहले आप बेसिक्स जाके पढ़िए NDPS एक्ट के। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि हमारा 47 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, जो कि एक DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो कहता है कि हमें नारकोटिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। इसीलिए हमने ये एक्ट बनाई है और ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया है। ये लीगल मैकेनिज्म हो गया, ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो गया ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने में। ये आपके GS3 सिक्योरिटी सेक्शन में रेलिवेंट है। तो आप ये प्लीज पढ़ लीजिए। आपकी केस स्टडीज में भी आपको ये एक्ट का मेंशन करना है। अगर कहीं केस स्टडी आ गई कि आपको कहीं पे ड्रग मिले है तो आप कैसे ऑपरेट करेंगे, तो आपको उसमें इस लॉ को मेंशन करना है कि मैं इस लॉ के अंडर एक्शन लूंगी, ऐसे या लूंगा, जो भी आप मेंशन करेंगे। उसके बाद इस आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया में केरला और उत्तराखंड वगैरह में एक्सट्रीम वेदर बढ़ रहे हैं। इसके कारण क्या है? तो देखिए, क्लाइमेट चेंज एक कारण माना जा रहा है कि मॉनसून वैसे भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कितना आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, किसी को नहीं पता है। बट आप देखिए कि अब तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि केरला में 124% से बढ़ के आई है। जितनी नॉर्मल रेन आती है उससे 124% ज्यादा आई है। वैसे ही लक्षद्वीप में 15% एक्सेस रेनफॉल हुई है। तो ये सब कंसर्निंग बातें हैं। तो इसका कारण एक तो क्लाइमेट चेंज ही है, और बाकी तो मॉनसून का इरेगुलर पैटर्न है। तो इसी वजह से ये वरिंग सिचुएशन बन जाती है। तो इस आर्टिकल में भी और कुछ खास नहीं था, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको लगे तो। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे आपको दिख जाएगा रेस्टलेस माउंटेन्स। इसमें वेस्टर्न घाट्स की काफी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप प्लीज ये पढ़ लीजिए। ये आपके लिए होमवर्क टाइप्स है। ये मैं आपका कवर नहीं करा रही हूँ क्योंकि इसमें बेसिक्स दिए हुए हैं। ये आपको हेल्पफुल होगा अगर आप डिटेल में पढ़े। तो ये देखिए, ये मैप बना के रखिए अपने पास। वेस्टर्न घाट्स का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये मैप प्लीज बनाइएगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। गाडगिल रिपोर्ट इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। उसके बाद कस्तूरी रंगन रिपोर्ट हम कुछ दिन पहले ही इसके बारे में
डिस्कस करके हटे हैं। कल भी किया था आपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की डिबेट में। आप तो फिर आपको जो डिटेल्स बेसिक्स चाहिए वो इस आर्टिकल में मिल जाएंगे, तो आप इस आर्टिकल को भी देख लीजिएगा और अपने बेसिक्स नोट्स बना लीजिएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस डिस्कशन। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पोस्ट कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।